और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है आपका? ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कॉमनली इन साइनोवियल जॉइंट्स। तो ये साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर कॉमनली होती है। जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो रही है आपके बोन जॉइंट्स के अंदर, वो किसके अंदर आता है? आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। इट इज अ डीजनरेटिव कंडीशन। तो ये क्या है? हमारी डीजनरेटिव कंडीशन है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ कंडीशन ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय द focal loss of articular hyaline cartilage with the proliferation of new bone and remodeling of joint contour। जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स होती हैं उनके अंदर ये हो सकता है। इसके साथ साथ ये क्या चीज़ें कर देता है जॉइंट के अंदर? एक तो आपका आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज है, उसको लॉस करेगा, उसको अफेक्ट करेगा, उसको डैमेज करेगा, एंड उसके अलावा आपकी प्रोलिफरेशन कर देगा। मतलब न्यू जॉइंट, न्यू जो बोन है आसपास जॉइंट की, उसको फॉर्म करेगा। प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू बोन एंड रीमॉडलिंग ऑफ जॉइंट कैप्सूल। जो जॉइंट कैप्सूल का कंटूर है, जो कंटूर है जॉइंट का, उसको क्या करेगा? चेंज कर देगा, नॉर्मल से एबनॉर्मल कर देगा उसको, कंटूर को, जॉइंट के कंटूर को। तो ये आपकी बोन है, एक बोन, ये दूसरी बोन है, जो इन दोनों को आपको पता है कि ये जॉइंट फॉर्म कर रहा है। और ये आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर आपकी साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। दो बोन्स के अंदर अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं होगा तो क्या होगा? जो बोन्स हैं वो आपस में रब करेंगी, उस रब की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है जॉइंट के अंदर। अब आपका ये साइनोवियल मेम्ब्रेन किसको कवर करती है? आपके ये जो साइनोवियल फ्लूइड बीच में होता है, तो इसको ये कवर करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में हमेशा क्या हो जाता है? एक ये देखो, सबसे पहले ये जो बोन कंटूर है, जॉइंट का कंटूर है, ये चेंज हो जाता है। ये एबनॉर्मल हो जाएगा, कहीं से अजीब शेप का, कहीं से अजीब शेप का। तो ये आपकी बोन्स हैं, बोन्स के अंदर भी क्या होते हैं? ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। ऑस्टियोफाइट्स मीन्स जो आपकी ये जो बोन्स हैं साइड्स, ये यहाँ पे जो आपका प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू बोन है वो फॉर्म हो जाती है। देखो, प्रोलिफरेशन होगी, ऑसिफिकेशंस की वजह से आपके ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हो जाते हैं। एंड लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो भी कम होने लग जाता है। तो ये कॉमन आपके क्लिनिकल जो आपके एक्सरे साइंस हैं वो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अभी बात करें हम लोग कि कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स कौन से होते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स होते हैं आपकी नी, हिप, सैक्रोइलिक जॉइंट्स, या फिर सर्वाइकल जॉइंट्स, या मेटाकार्पो कार्पल जॉइंट्स, या फिर डिस्टल इंटरफ्लेंजियल, या फिर रिस्ट जॉइंट। तो ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो कॉमनली अफेक्टेड होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से। अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कॉमन होता है वेट बेरिंग जॉइंट्स के अंदर, जैसे आपका हिप हो गया, नी हो गया। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अफेक्टेड होते हैं एक जैसे, बट फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं एज कम्पेयर टू मेन, जिनकी एज 50 ईयर से ज़्यादा है, जो आपके पोस्ट मेनोपॉजल एज के अंदर एंटर कर गए हैं। तो उनके अंदर, उन फीमेल्स के अंदर जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जैसे आपका एज। तो एज है, एज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, डिजनरेटिव चेंजेस जो हैं वो जॉइंट के अंदर आती जाएंगी, जिसमें क्या होगा? आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस जो है इंक्रीज हो जाएंगे। ओबेसिटी, वेट ज्यादा होगा तो वेट बेयरिंग जॉइंट्स अफेक्टेड होंगे, क्योंकि वेट ज्यादा पड़ रहा है तो जॉइंट्स पे भी स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से हाइलिन कार्टिलेज जो है अफेक्टेड होगा। पुअर पोस्चर, पुअर पोस्चर की बात करें, सपोज करो किसी का फ्लैट फुट है, तो यहाँ जैसे हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, पेस कैवस, पेस प्लेनस, तो उन कंडीशंस में क्या होता है? वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल नहीं होता, जिनकी वजह से जो आपका गेट पैटर्न है एक वो भी अफेक्टेड हो जाता है। दूसरा पुअर पोस्चर, पुअर पोस्चर क्या होता है? समटाइम्स कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जिनका पोस्चर जो है वो ज़्यादा नहीं होता, स्टूप पोस्चर हो, तो उनमें क्या होता है कि वेट बेरिंग जो है वो जॉइंट के अंदर प्रॉपरली इक्वल बैलेंस पे नहीं आती है, जिसकी वजह से चांसेस जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के वो इंक्रीज हो जाती हैं। कोई भी ऐसी इन्फेक्शन हुई थी प्रीवियस या अभी हुई है तो उसमें भी क्या हो जाता है? आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं। कोई भी ऐसी इंजरी जॉइंट के अंदर हुई है जो हाइलिन कार्टिलेज को अफेक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से भी आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ऐसे
एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जैसे फार्मर्स की। तो फार्मर्स जो होते हैं, जैसे सपोज करो वो बैक बेंड करके काम कर रही हैं, है ना। तो बैक बेंड का काम कर रही हैं तो उनमें भी क्या है, जो आपका स्ट्रेस है, वेट जो है बॉडी का, वो जॉइंट्स के ऊपर ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या उन लोगों में ज़्यादा हो जाते हैं जिनका ऑक्यूपेशन जो है वो मोस्टली ज़्यादा वेट बेरिंग जॉइंट पे पूरा दिन रहता है। तो उन पेशेंट्स पे भी ज़्यादा, उन लोगों पे भी ज़्यादा हो जाता है। देन उसके बाद वो जॉइंट जिन पे रिपीटेड स्ट्रेस पड़ रहा है। इसकी एक एग्जांपल जैसे ऑक्यूपेशन की बात करें कि ऐसा ऑक्यूपेशन जिसपे वेट बेरिंग जॉइंट्स के अंदर रिपीटेड स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उन पे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो इंक्रीज हो जाता है या चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो सेक्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फीमेल्स जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। बोन डिफॉर्मिटीज़ जैसे सपोज करो वेरस अलाइनमेंट है या वेल्गस अलाइनमेंट है, जैसे बोनी या नेक बोनीज होती हैं या नॉकनीज होती हैं, तो उनमें भी चांसेस जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के इंक्रीज कर जाते हैं। या फिर कुछ ऐसी मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे हेमोक्रोमेटोसिस। हेमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है, आपकी आयरन की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब आयरन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो डिपॉजिट होने लग जाती है जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से हाइलिन कार्टिलेज अफेक्टेड होता है, और रिस्क चांसेस जो हैं उसमें ये इंक्लूड हो जाता है हमारा मेटाबॉलिक डिजीजेस। कुछ ऐसी मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं। अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो ज़्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। कॉमन कॉज जो है इसका अभी तक अननोन है, मतलब ये बाय द एज जो है उसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है, जिसमें डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं एज के हिसाब से। मेनली ये जो है ये वियर एंड टियर की वजह से हो जाता है, जो आपका प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और जो भी चेंजेस आपकी ओल्डर एज के अंदर आ रही हैं उनकी वजह से। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जिसमें भी कोई भी ऐसा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर प्रेजेंट है, जैसे इंजरी होगी जॉइंट में तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, या प्रीवियस इन्फेक्शन थी जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, तो पहले ऑस्टियोमाइलाइटिस था तो उसके बाद जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा वो होगा सेकेंडरी वाला, बिकॉज उसके अंदर क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। देन आरए था या कोई भी ऐसी डिफॉर्मिटी वेरस वेल्गस बनी हुई है जिसकी वजह से हुआ है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा तो भी डायरेक्टली सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कैटेगरी में वो आता है, या फिर हाइपर पैराथोरिज्म है तो ये सब क्या है आपके, ये दो जो हैं वो आपके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी पढ़ा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी करने के बाद हम लोग बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है। बहुत सारे बच्चों को पता है बहुत सारी चीज़ें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या होती हैं, क्लिनिकल साइंस कैसे होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी नहीं जानती हैं कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है। तो देखो, पैथोफिजियोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम जॉइंट देखते हैं। तो ये है हमारा बोन और ये दूसरी बोन, ये दोनों जॉइंट फॉर्म कर रहे हैं। ग्रीन कलर का आर्टिकुलर कार्टिलेज बनाया है। ये आगे आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कवर कर रही है आपके सेंटर के साइनोवियल फ्लूइड को, ठीक है। तो जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो तीन चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। सबसे पहले एक तो कार्टिलेज में चेंजेस आएंगी, हाइलिन कार्टिलेज या आर्टिकुलर आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसमें चेंज आएगी। दूसरी बोन के अंदर चेंजेस आ जाएंगी, एंड तीसरी जो भी इसके अलावा जो चेंजेस होंगी वो आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आपके कार्टिलेज चेंजेस की। तो कार्टिलेज चेंजेस के अंदर क्या होता है, तो कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज एक्चुअली किसके साथ बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो ग्रीन वाला ये बनता है हमारे कॉन्ड्रोसाइट से, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो होते हैं वो हमारे फॉर्म करते हैं कार्टिलेज, यही फॉर्म करते हैं हमारे कार्टिलेज। ये होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और कॉन्ड्रोसाइट्स क्या फॉर्म करता है, मैश नेटवर्क फॉर्म करता है। मैश नेटवर्क की तरह ये बना होता है, और इसके अंदर मैश नेटवर्क के अंदर होता क्या है, जो आपके कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो होता क्या है, उसके अंदर होता है टाइप 2 कोलेजन एंड प्रोटोग्लाइकेन्स, ठीक है। तो टाइप 2 कोलेजन्स आपको पता है ये भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कोलेजन्स होते हैं। ये प्रोटीन है, टाइप ऑफ प्रोटीन है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोलेजन होते हैं। तो इसके अंदर जो होता है हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज इसके अंदर, उसके अंदर होता है टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स और प्रोटीन, और ये हैं आपके
प्रोटियोग्लाइकेंस, एंड प्रोटियोग्लाइकेंस में भी क्या होता है हमारा एग्रीकेन, जो आपका प्रोटियोग्लाइकेंस में से जो एक एग्रीकेन प्रोटोग्लाइकेंस है वो हमारे कार्टिकुलर कार्टिलेजेस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये दोनों नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं, मैश नेटवर्क फॉर्म करते हैं। इसके बाद एग्रीकेन जो है वो एक और चीजों के साथ अटैच हो जाता है आगे जाके, गैग्स के साथ। गैग्स क्या है? ग्लाइकोमाइन ग्लाइकेंस, ठीक है। और ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इनके अंदर ग्लाइकोमाइन ग्लाइकेंस जो आपका पूरा का पूरा मैश नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर गैग्स जो होते हैं वो कौन से हैं? हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्जन सल्फेट एंड कैरेटिन सल्फेट। तो ये तीनों क्या हैं? ग्लाइकोमाइन ग्लाइकेंस। अब ये सब चीजें मिलके क्या फॉर्म करती हैं? मैश नेटवर्क। मतलब कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स फॉर्म कर रहे हैं आपके कार्टिलेजेस। और ये क्या है? कार्टिलेज है क्या है? मैश नेटवर्क है, टाइप 2 कोलेजन फाइबर। टाइप 2 कोलेजन का प्रोटोग्लाइकेंस जिसमें एग्रीकेन है, एंड गैग्स का, गैग्स के अंदर ये तीन पार्ट्स होती हैं, ठीक है। ऐसे वाले ये वाले जो गैग्स हैं वो ये सब फॉर्म कर देते हैं आपका मैश नेटवर्क, जो क्या प्रोवाइड करता है? आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जॉइंट के अंदर और आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर, और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर। तो इसके ये था हमारा कि कॉन्ड्रोसाइट्स और आर्टिकुलर कार्टिलेज कैसे बना होता है। तो ये है इसकी फॉर्मेशन की आर्टिकुलर कार्टिलेज कैसे बना होता है। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? प्रोटीन है, कॉन्ड्रोसाइट्स भी प्रोटीन है। तो आपका कार्टिलेज में क्या होता है? इंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अंदर भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो जैसे आपका कार्टिलेज है तो कार्टिलेज के अंदर इंजाइम्स हैं। तो इंजाइम्स में क्या है? इंजाइम्स अब क्या करते हैं? दो टाइप के होंगे, दो चीजें होंगी इसके अंदर। एक तो होंगे कंस्ट्रक्टिव एंजाइम और एक होंगे आपके डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव एंजाइम एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स जो है बनते रहते हैं। कंस्ट्रक्टिव एंजाइम जो कॉन्टिन्यूसली न्यू चीजों को बनाते जा रहे हैं, न्यू कार्टिलेज को फॉर्म करते जा रहे हैं, और जो पुराना और जो खराब होता जा रहा है वो क्या हो जाता है? वो खत्म होता जाता है बाय द डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। तो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम वो काम करते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंजाइम फॉर्म करते हैं न्यू पार्ट को। अब डिस्ट्रक्टिव एंजाइम में से एक एंजाइम है प्रोटीएज। प्रोटीएज का काम होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन करना, ठीक है। तो प्रोटीन आपका जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो भी प्रोटीन है। तो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम में से जो एंजाइम है आपका डिस्ट्रक्टिव, उसमें एक एंजाइम होता है प्रोटीएज। प्रोटीएज प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अब किसी भी वजह से डिस्ट्रक्टिव एंजाइम का लेवल जो है अगर इंक्रीज कर जाएगा, जब ये इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी में ये ज्यादा हो गए। अब कंस्ट्रक्शन कम हो रही है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है। जस्ट जब जब डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती जाएगी तो क्या होगा? ये कार्टिलेज को खाता जाएगा, मतलब कॉन्ड्रोसाइट सेल्स को खत्म करता जाएगा जब डिस्ट्रक्टिव एंजाइम ज्यादा हो गए। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जब कॉन्ड्रोसाइट्स खत्म हो रहे हैं तो ऑब्वियस है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज भी होता जाएगा। तो अगर ये क्लियर है सबको तो मैं आगे स्टार्ट करूं। तो ये था हमारा आर्टिकुलर चेंजेस। अभी इंजाइम्स आपको क्लियर हो गए कि डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स इंक्रीज हो जाती हैं और इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। इसके अलावा भी एक और चीज होती है, प्रोटीज मैंने बताया। प्रोटीन एंजाइम कौन से हैं? डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स हैं। अब प्रोटीन एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज हो गए, यहाँ पे फॉर्म होंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब इनका लेवल जब इंक्रीज हो गया यहाँ पे, तो ये हमारे कोलेजन्स हैं। कोलेजन्स क्या है? एक्चुअली प्रोटीन है, टाइप 2 कोलेजन्स है ना, तो ये क्या प्रोटीन्स हैं। तो अब क्या करेंगे? ये डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स फॉर्म कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या हो रहा है? जो हमारा मैश नेटवर्क था, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, वो भी अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ? जो एग्रीकेन लेवल है, मतलब प्रोटोग्लाइकेन्स का लेवल जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। एंड टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स की तरह जगह टाइप 2 कोलेजन जो है वो फॉर्म हो जाती हैं जब आपका मैश नेटवर्क अफेक्टेड होगा। जब मैश नेटवर्क अफेक्टेड होगा तब आपका जो एग्रीकेन प्रोटोग्लाइकेन्स है उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा एंड टाइप 1 कोलेजन की जगह टाइप 2 कोलेजन की जगह टाइप 1 कोलेजन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब इन दोनों का चेंज हो गया जिसकी वजह से स्ट्रेंथनिंग जो है वो भी कम हो गई एंड फ्रिक्शन जो है वो कॉज होने लग जाएगी। स्ट्रेंथनिंग मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है
और डिस्ट्रक्शन हो रही है तो आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म हो रहा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म हो रहा है तो बीच में क्या है, बोन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा पास आ जाएंगे और फ्रिक्शन जो है वो कॉज करेंगे। देन उसके अलावा ये चीज हो गई। अब इसके बाद है कि आपका और चीजें क्या हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर एक और कंडीशन फॉर्म हो जाती है जिसको बोलते हैं फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन कैसे फॉर्म होती है, ये आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इनके बीच में वर्टिकल ग्रूव्स का फॉर्म हो जाना, ठीक है। तो वर्टिकल ग्रूव्स जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज के फॉर्म हो जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रिलेशन। अब इसमें क्या होता है, देखो जब भी फिब्रिलेशन होगी, जब भी डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स निकल जाएंगे यहाँ से आर्टिकुलर कार्टिलेज के। वो जो पार्टिकल्स निकल जा, सपोज करो ये आपका एक मैंने वो बनाया है वर्टिकल ग्रूव फिब्रिलेशन। अब यहाँ से डिस्ट्रक्टिव पार्टिकल निकले बाहर, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव पार्टिकल्स को बोला जाता है जॉइंट माइस, जॉइंट माइस जो निकल गए, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनको बोला जाता है जॉइंट माइस। अब ये जॉइंट माइस जो हैं वो जाके अटैच हो जाती हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, एंड जो आपका कार्टिलेज है उसके साथ। अब ये जब उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अलावा जॉइंट माइस अटैच हो रहे हैं और हमारे टाइप 1 की जगह टाइप 2 की जगह टाइप 1 आ गया था कोलेजन, एग्रीकेन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया था, जॉइंट माइस जो है वो फॉर्म हो गया। अब इतनी सारी चेंज जब एक जॉइंट के अंदर आएगी तो आपको पता है हर जगह पे हमारे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है जो क्या हो जाएंगे, कोई भी चीज बॉडी के अंदर अगर चेंज होगी तो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे। जब मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, साइटोकाइनेज को रिलीज करेंगे। साइटोकाइनेज रिलीज जो है वो रिलीज होगा जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो जॉइंट में फॉर्म होने लग जाएगी। तो ये क्लियर है सबको, फिब्रिलेशन की वजह से क्या होता है, फिब्रिलेशन में आपके डिस्ट्रक्टिव पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकलते हैं, मतलब जब भी वर्टिकल ग्रूव फॉर्म हो रहा है तो वहां से डिस्ट्रक्टिव पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं और डिस्ट्रक्टिव पार्टिकल्स को बोला जाता है जॉइंट माइस। ये जॉइंट माइस जो है वो जाके साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। अब ऑलरेडी जॉइंट के अंदर चेंज है, जैसे टाइप 2 की वजह टाइप 1 हो गया, एग्रीकेन का लेवल डिक्रीज हो गया, अब ये जॉइंट माइस भी जाके अटैच हो गए। इतनी सारी चेंज के बाद क्या हो गया, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गए जिन्होंने क्या किया, साइटोकाइनेज को रिलीज कर दिया। और साइटोकाइनेज जो है उनका काम ही क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करना। तो ये क्लियर है सबको। तो ये था हमारा कार्टिलेज चेंजेस, ठीक है। तो हम कार्टिलेज चेंजेस पढ़ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में हम लोग चेंजेस पढ़ेंगे जिसमें आ गया सबसे पहले कार्टिलेजर चेंजेस। तो कार्टिलेज चेंजेस क्लियर हो गया, देन आता है आपके बोन चेंजेस। अब बोन चेंजेस में अंदर क्या आएगा, देखो बोन चेंजेस के अंदर ये देखो एक डायग्राम, तो ये आपके जॉइंट है। अब ये जॉइंट है, ये दिखाई दे रहा है सबको, एक बोन और ये दूसरी बोन, और इसके अंदर क्या है देखो, अब रीमॉडलिंग हो गई बोन की, मतलब जो बोन का कंटूर है वो क्या होगा, रीमॉडल होगा, दोबारा से बनेगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रीमॉडलिंग ऑफ बोन कंटूर हो गया। देन उसके बाद सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। सिस्ट कैसे फॉर्म हो जाते हैं, आपको पता है वहां पे जॉइंट में इफ्यूजन भी हो रही है, तो इफ्यूजन की वजह से फ्लूइड प्रेजेंट है वहां पे और फ्लूइड की वजह से क्या हो रहा है, सिस्ट फॉर्म हो रही है वहां पे। देन उसके बाद यहाँ पे फिब्रिलेशन भी हो जाती है आपके आर्टिकुलर कार्टिलेजेस के अंदर, एंड लॉस ऑफ हाइलिन कार्टिलेज हो रहा है। देन उसके अलावा मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स, ये ऑस्टियोफाइट्स हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हो रहे हैं, ये ऑस्टियोफाइट्स हैं आपके एक्स्ट्रा। तो ऑस्टियोफाइट्स ऑसिफिकेशंस के साथ फॉर्म हो जाते हैं। देन उसके अलावा सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस हो जाता है। सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है बोन की थिकनिंग, थिकनिंग हो जाना, तो कुछ एरियाज पे बोन की थिकनिंग होने लग जाती है। तो ये था बोन चेंजेस। देन उसके बाद अदर चेंजेस की बात करें तो जो हमारा कैप्सूल था, ठीक है, उसमें कैप्सूल का कंटूर चेंज हो जाएगा और कैप्सूल का जो थिकनिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो कैप्सुलर जो होगा वो थिकंड हो जाएगा। ये था आपका पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ योर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो स्वेयर केसेस के अंदर पेन होगी, एट रेस्ट में भी पेन होती रहती है और रात को भी सोया नहीं जाता पेन की वजह से। स्वेयर अर्थराइटिस के अंदर एक तो जीनू वायरस और जीनू वेल्गस की भी कंडीशंस फॉर्म हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाए तो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी जॉइंट के अंदर, ठीक है। फंक्शंस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो जाएगी।
गेट जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा, तो वेडलिंग गेट हो जाता है ओए पेशेंट्स के अंदर, जिसमें वेट पेशेंट जब चलता है तो एक लेग पे पूरा वेट डालता है, देन उसके बाद दूसरी जगह पूरा वेट डालता है, जिसको आई थिंक डक वॉकिंग गेट भी शायद कहते हैं। नेक्स्ट इज साइंस एंड सिम्टम्स, एंड साइंस एंड सिम्टम्स के अंदर क्या है, पेन लोकल भी होती है, डिफ्यूज भी होती है, मतलब कुछ एरिया में भी होगी जॉइंट के और पूरे पूरे जॉइंट के अंदर भी होने लग जाती है, ठीक है। देन स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, स्वेलिंग हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हो जाएंगी, डिफॉर्मिटी फॉर्म हो जाएगी, मसल वीकनेस एंड वेस्टिंग हो जाएगी, क्रेपिटस फॉर्म होंगे। क्रेपिटस क्यों फॉर्म होंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो रहा है और बोन इन कॉन्टेक्ट आ रहे हैं एक दूसरे की, तो जिसकी वजह से क्रेपिटस की आवाज आती है हम लोगों को, जॉइंट फ्यूजन हो जाएगी। तो ये थे आपके साइंस एंड सिम्टम्स। देन डायग्नोसिस की बात करें तो ये आ गया आपके डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, तो जॉइंट को फिजिकल एग्जामिन करेंगे, ठीक है। एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे का देखो एक कंडीशंस होती हैं, ये साइंस है। लॉस, लॉस में आएगा एल स्टैंड फॉर लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, जॉइंट स्पेस लॉस हो जाएगी। ओ स्टैंड फॉर ऑस्टियोफाइट्स बन जाएंगे। 1 एस स्टैंड फॉर सबकॉन्ड्रल सिस्ट, सबकॉन्ड्रल सिस्ट मैंने बताया आपको क्या होता है, बोन के अंदर सिस्ट से फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। फ्लूइड है, इफ्यूजन ऑलरेडी है तो वहां पे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। और सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस, सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस मतलब आपका थिकनिंग होने लग जाती है उस एरिया के अंदर, बोन थिकनिंग। तो ये थे आपके डायग्नोसिस। इसके अलावा एक डायग्नोसिस और है जिसमें हम स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसको हम क्लार्क साइन भी बोलते हैं। क्लार्क साइन जो है वो बहुत सारी कंडीशंस के लिए चेक किया जाता है, तो हम जिसको पटेलर ग्राइंड टेस्ट भी कहा जाता है। तो क्लार्क साइन में क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर इसी के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है कि अगर क्लार्क साइन पॉजिटिव है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सिर्फ हमको एक गाइडलाइन देता है कि कार्टिलेज के अंदर ब्रेकडाउन चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को फुली रिलैक्स लेटा देंगे सुपाइन पोजीशन के अंदर, एंड थेरेपिस्ट क्या करता है, एक वेब शेप बनाता है और आपका जो पटेला होता है उसको क्या करता है, प्रेस करता है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है। और पेशेंट को कहा जाता है अपने क्वाड्रिसेप्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो पेशेंट फील करेगा पेन, अगर पेन फील है तो इसका मतलब उसको टेस्ट जो है वो साइन जो है वो पॉजिटिव है। तो उससे हम लोग को एक आइडिया बना सकते हैं अपने, हमारे डायग्नोसिस में एक हेल्प हो सकती है कि शायद इसकी अगर साइन पॉजिटिव है तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है उसकी ब्रेकडाउन चल रही है, तो मे बी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं उस पेशेंट के अंदर। देन ट्रीटमेंट में अगर हम सबसे बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल में आप एजुकेट करोगे पेशेंट को कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताओगे आप, एरोबिक एक्सरसाइजेस बताओगे, एंड वेट लॉस के लिए बताओगे। अच्छा, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अगर बहुत ओल्डर एज पेशेंट है और पेन बहुत ज़्यादा है तो वो एरोबिक एक्सरसाइजेस नहीं कर पाएगा, या वेट लॉस के अंदर उसको प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपके कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन पे। देन आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट लाइन एनाल्जेसिक्स में हम लोग पैरासीटामोल देते हैं, टॉपिकल नसेड्स देते हैं जिसमें हम मोस्टली आइब्रोफिन दे रहे हैं, मतलब पेन रिलीवर्स दे रहे हैं। सपोर्टिव थेरेपी के अंदर हम असिस्टिव डिवाइसेस, मतलब अगर नहीं चला जा रहा है तो वॉकर्स दोगे या क्रचेस दोगे, तो ये चीज़ें देते हो, स्टिक्स देते हो आप हेल्प करने के लिए। देन फुट ऑर्थोसिस, फुट ऑर्थोसिस, फुट की स्पेलिंग गलत होगी, एच डाल दिया, तो फुट ऑर्थोटिक्स यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। ब्रेसेस लगा देंगे या मैनुअल थेरेपी देंगे, तो ये हमारी सपोर्टिव थेरेपी है। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्थोस्कोपी करते हैं। ऑर्थोस्कोपी एक स्मॉल इंसिजन्स लगाते हैं, तो और कैमरा और बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑस्टियोटॉमी कर देंगे या फिर टोटल रिप्लेसमेंट कर देंगे जॉइंट्स की। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, तो हमारा जो है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पे फोकस रोल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा इसमें। तो इलेक्ट्रोथेरेपी से हम क्या कर सकते हैं, टेंस लगा सकते हैं, आइस लगा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड लगा सकते हैं, F50 लगा सकते हैं, ताकि पेन को हम हेल्प कर सके, पेन को मैनेज कर सके। उसके बाद हाइड्रोथेरेपी, देखो हाइड्रोथेरेपी भी यूज़ की जाती है एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाने के लिए, स्ट्रेंथनिंग कराने के लिए, तो हम लोग हाइड्रोथेरेपी को भी यूज़ करते हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशन दोगे आप, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेंथनिंग करवाओगे एंड स्ट्रेचिंग करवाओगे मसल्स की।
तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। होप कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो इसके बारे में, थोड़ी और जानकारी मिली हो। अगर चैनल अच्छा लगा या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगी आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।